अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फ़िलासफ़ी ऑफ ट्रांस ह्यूमनिज़म, जिसे पोस्ट ह्यूमनिज़म भी कहते हैं। ठीक है, और ट्रांस ह्यूमनिज़म या पोस्ट ह्यूमनिज़म क्या फ़लसफ़ा है और ये ह्यूमंस के बारे में क्या कहता है या कायनात के बारे में क्या कहता है। ठीक है, ह्यूमन कंडीशन में के बारे में क्या कहता है एंड स्पेशली साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ये ह्यूमन नेचर को किस तरह से डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो आउटलाइन कुछ इस तरह होगी कि सबसे पहले हम ट्रांस ह्यूमनिज़म या पोस्ट ह्यूमनिज़म को डिफ़ाइन करेंगे, हम समझेंगे कि ये बेसिकली क्या फ़लसफ़ा है। ठीक है, फिर हम ट्रांस या पोस्ट ह्यूमनिज़म की गोल्स और असम्पशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके अलावा थोड़ी सी इस बात पे भी गौर करेंगे कि कहाँ से ये फ़लसफ़ा आता है, इसकी ऑरिजिन्स कहाँ कहाँ पर हमें मिलती है। ठीक है, फिर निक बोस्ट्रम की जो आर्ग्यूमेंट फॉर इमोर्टैलिटी है उस पर बात करेंगे। माइंड अपलोडिंग एंड डिजिटल इक्वालिटी पे बात करेंगे कि हम माइंड को किस तरह से कंप्यूटर्स पर अपलोड कर सकते हैं और डिजिटल इक्वालिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल इक्वालिटी से ऑब्वियसली ये मतलब होगा कि जब माइंड कंप्यूटर पर अपलोड हो गया सो इट मीन्स के एवरीवन विल बिकम इक्वल इन अ सेंस। ठीक है, उसमें फिर हम बात करेंगे कि व्हाट प्रॉब्लम्स वी कैन फेस हियर। फिर हम बात करेंगे ऑन द प्रॉब्लम ऑफ हार्ट कॉन्शियसनेस, द आइडेंटिटी प्रॉब्लम, रायमंड्स काउंटडाउन टू सिंगुलैरिटी, और फिर ब्रीफली बात करेंगे बायोस्फीयर डिस्ट्रक्शन पर और इकोलॉजी पर। ठीक है, कि किस तरह ये दोनों भी ट्रांस पोस्ट ह्यूमनिज़म प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, और फिर फाइनल थॉट्स पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांस ह्यूमनिज़म और पोस्ट ह्यूमनिज़म। ठीक है, ट्रांस ह्यूमनिज़म को H+ से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज़ अ फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये वो फ़लसफ़ा है जिसमें हम बात करते हैं, यानी फ़िलोसॉफिकली, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल तरीके से इंसान को ट्रांसफॉर्म करने का, इंसान को इन्हेंस करने का फ़लसफ़ा है। ठीक है, कि हम इंसान की कैपेबिलिटीज़ किस तरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ह्यूमंस की जो करंट कैपेसिटीज़ हैं, उनकी जो करंट फैकल्टीज़ हैं, उन्हें हम फर्दर किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं एंड इनफैक्ट उन्हें अपग्रेड किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडिया जो है आपको काफ़ी सारी जगहों पे मिलेगा, लिटरेचर में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैरी शेली की जो नावल है फ्रैंकेनस्टाइन, वो आप पढ़ें तो उसमें आपको इस तरह का कुछ आइडिया मिलेगा। ठीक है, जिसमें जो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है प्रोटैगनिस्ट, इन अ सेंस प्रोटैगनिस्ट आप कह सकते हैं, कि वो जो है बेसिकली इस तरह का एक क्रीचर बनाता है कि वो उसकी मर्ज़ी का होता है। ठीक है, और उसके पास ऑब्वियसली इनहेंस पावर होती है, उसकी थिंकिंग स्ट्रांग होती है, वो फिज़िकली स्ट्रांग होता है। तो ये इन अ सेंस एक प्रोटो ऑरिजिन है ट्रांस ह्यूमनिज़म की। ठीक है, प्रोटो ऑरिजिन से मतलब ये है कि उस टाइम ऑब्वियसली ट्रांस ह्यूमनिज़म, पोस्ट ह्यूमनिज़म का आइडिया नहीं था, बट दिस आइडिया ऑफ लेट्स से इन्हांसिंग द ह्यूमन बीइंग्स और इन्हांसिंग देयर पावर्स वाज देयर। ठीक है, क्योंकि जब उस क्रीचर को वो बनाता है तो वो इसलिए बनाता है कि वो इन अ सेंस ह्यूमन से सुपीरियर होगा। ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो हमसे कई गुना बढ़कर होगा। ठीक है, और फिर इस तरह जो जर्मन फ़िलासफ़र नीचे का आइडिया है उबरमेंश का। ठीक है, तो वो मतलब सुपरमैन का जो आइडिया है या ओवरमैन। ठीक है, ओवरमैन इसकी मतलब वो लिटरल ट्रांसलेशन है, यूजुअली हम सुपरमैन कहते हैं। तो अब सुपरमैन का जो उसका आइडिया है कि वो इस तरह का होगा कि वो अपनी मोरालिटी बनाएगा, वो अपनी एक कंसेप्शन बनाएगा, अपनी वर्ल्ड व्यू बनाएगा कायनात को देखने की, अपने आप को देखने की। ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स ही और शी विल ट्रांसेंड द ह्यूमंस। ठीक है, वो ह्यूमंस की तरह नहीं सोचेगा, क्योंकि ह्यूमंस तो ऑब्वियसली दूसरों की मोरालिटी पे डिपेंड करते हैं, उनकी वर्ल्ड व्यू उन्हें पहले से दी गई हुई होती हैं। लेकिन ओबरमेंश क्या करेगा, वो अपनी मोरालिटी बनाएगा, वो अपनी वर्ल्ड व्यू बनाएगा। ठीक है, यानी वो कायनात को अपने तरीके से तख्लीक करेगा। ठीक है, सो ये दोनों क्या है, दे आर एक्सप्रेशंस ऑफ अ पर्सन हु एस्पायर्स to his own sort of godhood by rejecting all traditional gods। तो ओबरमेंश का ये आइडिया है कि वो बेसिकली सारे गॉड्स को रिजेक्ट करता है, यानी हर तरह की सुपीरियर बीइंग को वो रिजेक्ट करता है, और वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन एनी सुपीरियर बीइंग, आई एम गोइंग टू बी द वन। ओके, आई एम गोइंग टू बी द सुपीरियर बीइंग एंड आई एम गोइंग टू शेप द वर्ल्ड एज आई लाइक। तो ये आइडियाज़ आप ऑलरेडी देख लें कि ये ह्यूमन के आइडियाज़ नहीं हैं कि मैं कायनात को अपने तरीके से इन अ सेंस जो है वो बनाना चाहता हूँ, मैं कायनात को अपने तरीके से इन अ सेंस फॉर्म करना चाहता हूँ, अपनी मोरालिटी मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, या अपनी कैपेबिलिटीज़ खुद इन्हेंस करना चाहता हूँ टू अ लेवल विच इज़ बियॉन्ड ह्यूमंस। ठीक है, So the prominence of transhumanist thought grew throughout the 20th century
स्पेशली ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ साइंसेज, ठीक है, क्योंकि 18th और फिर स्पेशली 19th सेंचुरी में बायोलॉजी और साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है, क्योंकि सोशियोलॉजी में एमिल दुर्खाइम आए और फिर जो साइकोलॉजी है उसमें ब्रेंटानो आए और काफ़ी सारी जो अच्छा बायोलॉजी में जो है वो चार्ल्स डार्विन आए, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उन पे था। तो इन सारे लोगों ने मतलब बायोलॉजी में इतने कंट्रीब्यूशंस की कि दे स्टार्टेड टू फील दैट वी कैन हैव कैपेबिलिटीज़ बियॉन्ड व्हाट वी करंटली हैव, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि बेसिकली अब तो हमें इतनी समझ आनी शुरू हो गई है कि वी कैन बेसिकली इम्प्रूव आवरसेल्व्स फर्दर। अभी तक तो हमें ये चीज़ें पता नहीं थी कि ह्यूमन किस तरह सोचता है, ह्यूमन सोसाइटी किस तरह फंक्शन करती है, जो कि सोशियोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है, ह्यूमंस किस तरह सोचते हैं साइकोलॉजी का है, और ह्यूमंस हैं किस तरह बायोलॉजी, तो ये चीज़ें हमें पता नहीं थी, बट नाउ वी आर डेवलपिंग इन साइंस। तो इस तरह से ये ट्रांसह्यूमनिज्म का जो आइडिया था ये स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होने लगा, ठीक है। तो जोलिन हक्सली जो है, जैसे चार्ल्स डार्विन का द बुलडॉग ऑफ चार्ल्स डार्विन में कहा जाता है, तो उसने ये टर्म कॉइन किया ट्रांसह्यूमनिज्म, ठीक है, बिकॉज ही वॉज वेरी मच इन टू द फिलोसफी ऑफ न्यू डार्विनिज्म एंड ही थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट फिलोसफी दैट एक्सप्लेन्स द ह्यूमन कंडीशन, और हमें इसी को आगे फैलाना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ रिलीजन, ठीक है। उसके अलावा जो चार्ल्स सैंडर्स पीयर्स वो एक फ़िलासफ़र था, तो ही आइडेंटिफाइज ट्रूथ एज बोथ द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इंक्वायरी एंड द आइडियल स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसका बेसिक आइडिया ये था कि हमें भी ह्यूमंस को, और ये 1890s 1900s की बात है, ठीक है, जिस टाइम नीचे आया था उस टाइम पीयर्स भी था, तो उस टाइम की बात है ऑलमोस्ट 130 ईयर्स पहले या 20 ईयर्स पहले, जो उसने बात की थी कि क्योंकि इंसान का मकसद क्या है, उसके हवाले से ना पीयर्स के मुताबिक ह्यूमन का अल्टीमेट एम क्या है कि वो चीज़ों को समझे, ठीक है, वो चीज़ों को समझे। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि ह्यूमंस की एक लिमिट है, वो एक लिमिट को क्रॉस करके चीज़ों को नहीं समझ सकते। फॉर एग्जांपल आजकल मिलियंस ऑफ बुक्स पब्लिश हो रही हैं, लेकिन क्या कायनात में इस तरह का कोई भी इंसान है, ठीक है, मतलब इंसानों की बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस की, क्या कोई ऐसा ह्यूमन है जो इन सारी बुक्स को पढ़ ले? नहीं पढ़ सकता। अगर उसे 5 जन्म भी मिल जाए फिर भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुक्स पब्लिश की जाती हैं। लेकिन चार्ल्स सैंडर्स पीयर्स कहता है कि इफ़ वी वांट टू अचीव दैट लेवल ऑफ लेट्स से आइडियल नॉलेज, तो फिर हमारे लिए बेहतर है कि हम ह्यूमंस को इस तरह से अपग्रेड करें, इस तरह से ह्यूमंस में साइंटिफिक चेंजेस करें, बायोलॉजिकल इन्हेंसमेंट्स उसकी करें कि वो मतलब इन अ सेंस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज को इकट्ठा कर लें। तो इस तरह से वो नॉलेज को लेके बेसिकली वो अपना गोल अचीव कर लेगा, कायनात को समझना क्योंकि अल्टीमेट गोल है, तो वो उसको अचीव कर लेगा, ठीक है। तो ये लॉजिकली जस्टिफाइड है कि हम ह्यूमंस को एनहेंस करें, ठीक है, हम ह्यूमन से ट्रांस ह्यूमंस पे चले जाएं, ठीक है। ट्रांस ह्यूमन ये होगा कि एक ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन होगा, वो इंसान पूरा नहीं होगा, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, ठीक है, किसी और चीज़ में, यानी किसी और लेट्स से क्रीचर या फिर किसी और एंटिटी में। अच्छा, फिर गोल्स एंड असम्पशंस क्या है ट्रांसह्यूमनिज्म की? देखिए, सबसे पहले ये है कि आवर बायोलॉजी पुट्स सर्टेन लिमिटेशंस ऑन अस। ये उनके पहले असम्पशन है कि हमारी जो बायोलॉजी है, हमारा जो जिस्म है, जो वजूद है, जो हमने चार्ल्स डार्विन की डार्विनिज्म में पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, तो हमने बात की थी कि बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नीड है, उसकी एक ज़रूरत है। आप अपने सेक्सुअलिटी को इस तरह से सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, यू हैव टू एक्सप्रेस दैट सेक्सुअल अर्ज इन सम वे, ठीक है। इस तरह से अगर आपको भूख भी लगती है, यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग समथिंग, ठीक है, यू कैन नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी पानी ना पिए। सो इन अदर वर्ड्स, हमारी बॉडी की ये नीड्स हैं, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। तो ट्रांसह्यूमनिस्ट कहते हैं कि इवन ये भी हम पे एक लिमिट है, हम ये भी नहीं चाहते, वी डोंट वॉन्ट a body which gets hungry and gets thirsty and wants to reproduce। ये तो खुद एक constraints हैं, हम पे एक limits हैं, और हमें ये limits नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमें कभी भूख लगे, हमें कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, हमें कभी पानी पीने की ज़रूरत हो, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़े। वी वॉन्ट टू बी कम्प्लीटली बियॉन्ड आवर लिमिटेशंस, और ये सारी हम पे क्या है? ये है लिमिटेशंस, ठीक है। सो वो इन अ सेंस जो ट्रांसह्यूमनिस्ट है ना, वो बॉडी को समथिंग ब्लिसफुल नहीं समझती। They do not conceive of the body as something good or something, let's say, positive, okay? The transhumanists actually look upon the body as nothing more than a cage. वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक पिंजरा है जिसमें हम इन अ सेंस ट्रैप हुए हैं, हम उसमें जकड़े हुए हैं, ठीक है। तो
जब हम इस तरह का लेवल अचीव कर लेंगे तो वो क्या होगी, डिजिटल इमोर्टैलिटी। ठीक है, डिजिटल इमोर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन सिंपली ये है कि ह्यूमन जो है वो एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब वो एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर ये होगा कि उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो वहाँ पर रुक जाएगी, उसकी जो लिमिटेशंस है वो उसे क्रॉस करके एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ओके, तो बेसिक आइडिया हम डिजिटल इमोर्टैलिटी पे बात कर रहे थे कि जब ह्यूमंस ऑब्वियसली एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं तो उन पे ये लिमिटेशंस नहीं रहेगी। ठीक है, ये पहली असम्पशन थी। दूसरी असम्पशन ये है कि ह्यूमंस डिज़ायर हैप्पीनेस एंड लॉन्जेविटी एंड नोबडी डिज़ायर्स डिप्रेशन और वी कैन से सफरिंग। ठीक है, हेंस वी शुड इंग्रेशिएट दीज नीड्स, और इसे हम कहते हैं इन्फिनिट लॉन्जेविटी। इन्फिनिट लॉन्जेविटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हम हमेशा के लिए रहें, लेकिन देखिए डिजिटल इमोर्टैलिटी ये है कि हम हमेशा के लिए रहें, हम पे कोई लिमिटेशंस ना हो और हमें कभी मौत ना आए। ठीक है, और इन्फिनिट लॉन्जेविटी ये है कि चले हम तो हमेशा ज़िंदा रहेंगे लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ भी चाहिए। ठीक है, तो वो है इन्फिनिट लॉन्जेविटी कि हम इन्फिनिटली हेल्थी रहें। ठीक है, और फिर उनकी असम्पशन ये कहती है कि ह्यूमंस वो नेचुरली डिज़ायर करते हैं कि हम खुश रहें। ये एक सारा सी बात है ऑब्वियसली कि कोई भी इंसान दुखी नहीं रहना चाहता, कोई इंसान ये नहीं चाहता कि मैं हमेशा दुखी रहूं। ठीक है, मतलब इंसान की फितरत में ही नहीं है कि वो ख्वाहिश रखे कि मुझे कभी खुशी ना मिले और मैं हमेशा गम में ही ज़िंदगी बसर कर लूँ। ठीक है, तो ये एक सादा सी बात है। एंड देयरफॉर नोबडी डिज़ायर्स डिप्रेशन, कोई भी नहीं चाहता कि मैं सफरिंग से गुजरूँ विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी नीड। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को पूरा करें। किन चीज़ों को? ताकि इंसान हमेशा खुश रहे और वो हमेशा हेल्थी रहे। तो हमें इस तरह इंसान को चेंज करना है, उसमें इस तरह की मॉडिफिकेशंस करनी है कि ह्यूमंस हमेशा खुश रहें। ठीक है, उन पे कभी गम ना आए, उन पर कोई तकलीफ़ कभी ना आए। ठीक है, उनकी हेल्थ कभी डिग्रेड ना हो, उन पे बीमारी भी कभी ना आए। ठीक है, ये आइडिया है इन्फिनिट लॉन्जेविटी का। फिर तीसरी असम्पशन ये है कि मेडिकल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी, एजेंसी, कॉग्निशन, एवरीथिंग विल इम्प्रूव। इज इन इम्प्रूवमेंट द अल्टीमेट गोल आफ्टर ऑल। और ये आइडिया है डिजिटल इक्वालिटी का। ठीक है, जो कि इन्फिनिट लॉन्जेविटी में भी आता है कि जो इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, रोज़ाना की बेस पे हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? तो अगर इम्प्रूवमेंट अल्टीमेट गोल है तो क्यों ना हम इंसान में चेंजेस कर ले कि वो इन्फिनिटली इंटेलिजेंट हो जाए, वो इन्फिनिटली हेल्थी हो जाए, वो इमोर्टल हो जाए, उसे कभी मौत भी ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई मरना भी नहीं चाहता। लाइक देयर इज़ नॉट समवन हु सेज कि यार मुझे मरने का शौक़ है, बस मैं मरना चाहता हूँ। अगर उसे शौक़ होता तो वो अपने आप को मार देता। ठीक है, सो द थिंग इज़ कि ह्यूमन की नेचर में ही नहीं है ना कि वो ये ख्वाहिश रखे कि भाई मैं मर जाऊँ। ठीक है, so the thing is कि like you do not have the urge to die. It is not something you wish for. Okay, maybe for a purpose you are willing to sacrifice your life, but you will not do it for no good reason. ठीक है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। नेचुरली आप डेथ डिज़ायर नहीं करते, नेचुरली आप खुशी चाहते हैं, नेचुरली आप ये चाहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या मैं मॉरली सुपीरियर हूँ। ठीक है, बट नेचुरली आप कभी बुरा नहीं होना चाहेंगे, नेचुरली आप कभी मौत नहीं चाहेंगे। ठीक है, नेचुरली आप कभी गम नहीं चाहेंगे। और यही बात ट्रांसह्यूमनिस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप कोई चीज़ें नहीं चाहिए तो क्यों ना हम इंसान में इस तरह की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस करें, इंसान को यानी ह्यूमन को ट्रांसफॉर्म करके ट्रांस ह्यूमन हम बना दें। तो उसमें बुराई क्या है? अगर ये इम्प्रूवमेंट ही अल्टीमेट गोल है तो इससे ह्यूमन इम्प्रूव होगा ना। तो हमें जो है क्यों ये नहीं करना चाहिए? वी आर जस्टिफाइड इन एनहांसिंग ह्यूमंस थ्रू टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, और फाइनली द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड बेटर स्ट्रेटेजाइजिंग आर द नोबलेस्ट गोल्स। वो कहते हैं कि परस्यूट ऑफ ट्रूथ यानी सही बात की तलाश करना, हकीकत की तलाश करना और बेहतरीन स्ट्रेटजीज़ बनाना, मतलब इस लाइफ को गुजारने की स्ट्रेटजीज़ बनाना। ये क्या है? ये नोबलेस्ट परस्यूट्स हैं। ये तो सादा सी बात है कि हक बात को पहुंचना और हक बात को समझना, ये लाइफ की अल्टीमेट गोल्स हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई अगर ये अल्टीमेट गोल्स हैं लाइफ के तो क्यों ना हम इंसान को मॉडिफाई कर लें ताकि वो उस गोल तक पहुंच जाए आसानी से। ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दी बुक्स की, अगर वो इतने सारे बुक्स को पढ़ेगा और अगर उसकी कॉग्निशन पर यानी थिंकिंग पर कोई लिमिट नहीं होगी तो वो इन्फिनिटली बेहतर तरीके से सोच पाएगा। और अगर वो इतनी इन्फिनिट सोच रखेगा इट मीन्स के ही कैन रीच द ट्रूथ। तो अगर वो ट्रूथ तक पहुंचना चाहता है, दैट इज़ द अल्टीमेट गोल, देन ट्रांसह्यूमनिस्ट कहते हैं कि भाई
ह्यूमंस को चेंज कर लो, मॉडिफाई कर लो, एनहेंस कर लो, ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स अस अचीव दिस गोल। तो ये 3-4 जो आइडियाज़ हैं उनके, डिजिटल इमोर्टैलिटी, इन्फिनिट लॉन्जेविटी, डिजिटल इक्वालिटी एंड पोस्ट ह्यूमन कॉग्निशन। पोस्ट ह्यूमन कॉग्निशन से ये मतलब है कि ह्यूमंस की अभी जो थिंकिंग है, ठीक है, वो लिमिटेड है। आपको ग्लूकोज चाहिए, आप फॉर एग्जांपल आफ्टर 2 hours ऑफ और मे बी 6 hours ऑफ इंटेंस रीडिंग यू गेट मेंटली एग्जॉस्टेड। आप जो है आपको ऑब्वियसली फूड भी चाहिए, आपको नींद भी चाहिए, ठीक है, सोना। These are all limits. They want to erase all limits and turn the human into a post-human. ठीक है, कि वो human बाकी ना रहे, उस पर वो limitations ना रहे। So, science thus far is little more than the development of instincts limited by the needs of evolution. तो ट्रांसह्यूमनिस्ट की ये एक अटैक है साइंस पर। वो कहते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो अभी तक सिर्फ ह्यूमन कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यानी ह्यूमंस जैसे हैं उसी हाल में उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ह्यूमन है, उसका ब्रेन वही है, उसकी बॉडी वही है, कोई चेंजेस नहीं आई, वो सिर्फ ये चेंजेस कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन चीज़ों को बेहतर बनाना तो अलग बात है, हमें इंसान को ही बेहतर बनाना है। यानी आप इर्द गिर्द माहौल को मॉडिफाई कर लें, ये एक तरीका है इम्प्रूवमेंट का। लेकिन आप खुद इंसान को ही चेंज कर ले, खुद इंसान को ही मॉडिफाई कर ले, उसे इन अ सेंस आप कहें कि ऑर्गेनाइज कर ले अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। सो वो क्या होगा, इट विल बी अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू जस्ट कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है, क्योंकि आपने फिर एक एसेंस लेवल पर, एसेंशियल लेवल पर मॉडिफिकेशन कर ली, ठीक है। सो ट्रांसह्यूमनिस्ट assume that there are realities inaccessible to humans given their biological limitations and this assumption is both intuitive and empirically supportable। तो जैसे मैंने पहले कहा था डार्विनिज्म के लेक्चर में कि ह्यूमंस, जो डोनाल्ड हॉफमैन है, ठीक है, आई रिमेंबर्ड हिज नेम नाउ, डोनाल्ड हॉफमैन, वो क्या कहते हैं, ही सेज कि हमारी फैकल्टीज़ इस पर्पज़ के लिए इवॉल्व हुई हैं कि हम सर्वाइवल कर सकें, ठीक है, हमारी सेंसेस इसलिए इवॉल्व हुई हैं कि हम हमारी सर्वाइवल के चांसेस बेहतर हों, हमारी फैकल्टीज़ इसलिए डिज़ाइन नहीं हुई कि हम सही बात तक पहुंच सकें। तो ये क्या है, हम पर एक बायोलॉजिकल लिमिटेशन है। तो ट्रांसह्यूमनिस्ट क्या कहते हैं कि हम पर कुछ बायोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं जो हमें हकीकत को समझने के दरमियान एक ऑब्स्टिकल बनी हुई हैं। तो अगर हम ह्यूमन जो बायोलॉजी है उसे क्रॉस कर लें तो हम पर वो लिमिटेशंस ख़त्म हो जाएगी और फिर हम जो हैं ट्रूथ तक पहुंच जाएंगे। तो ये मतलब ये सारे उनके आर्गूमेंट्स हैं, वो अपनी वर्ल्ड व्यू के लिए आर्गूमेंट्स पेश कर रहे हैं कि हमें क्यों इंसान को पीछे छोड़कर इंसान को किसी और चीज़ में तब्दील करना चाहिए। और फॉर इसकी आसान एग्जांपल साइबोर्ग्स हैं, ठीक है, या बायो ह्यूमंस हैं। साइबोर्ग्स ये होते हैं कि आप इंसान और मशीन की एक कम्बिनेशन निकालते हैं, बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूरालिंक जो है, ठीक है, इलन मस्क की जो आइडिया है न्यूरालिंक का, जो एक चिप होती है उसे आप ब्रेन में फिट करते हैं और फिर थ्रू दैट चिप information is directly transferred to your brain। उस आई थिंक जितना मैंने सुना था तो रैट्स पे ये रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है, रैट्स पर वो काम कर रहे हैं एंड आई डू नॉट हैव डाउट कि फ्यूचर में ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। सो वो अब इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से हम ब्रेन में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन, हिप्पोकैम्पस में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं, जिस तरह आप एक फ़ोन से दूसरी फ़ोन में इन्फॉर्मेशन कॉपी करते हैं। तो ये एक एग्जांपल होगी, एक लिमिटेड एग्जांपल होगी ट्रांस ह्यूमनिज्म की, ठीक है, कि अब आपने मशीन को ह्यूमन से कंबाइन कर लिया तो दोनों की एक सिम्बियोसिस बन गई, ठीक है। द ह्यूमन मशीन सिम्बियोसिस का जो आइडिया है ये ट्रांस ह्यूमनिज्म का है कि हमें इंसान को एनहेंस करना चाहिए। तो अब क्या है, उसे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू हिज हिप्पोकैम्पस, टू हिज ब्रेन विदाउट एनी एफर्ट। तो अब क्या है, मशीन और इंसान का अमेजिश हमारे पास आ गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चाहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल मॉरल ऑब्लिगेशन टू परस्यू enhancements of our cognitive, social and physical capacities, ठीक है। तो वही 3 चीज़ें चाहते हैं, cognitive यानी thinking, social जो हमारी social limits हैं, ठीक है, और फिर physical capacities जो physical चीज़ें यानी हमारे hands हैं, हमारी feet हैं, हमारी eyes हैं, ये खुद limited हैं, ठीक है। हमारे 2 हाथ हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 हाथों से आप 2 काम ही कर सकते हैं या 3 काम कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन आप 5-6 काम नहीं कर सकते एट अ टाइम क्योंकि 2 ही हाथ हैं, ठीक है। सो यू कैन ओनली बी इन्वॉल्व, for example you can only hold 2 objects at a time or maximum 4, ठीक है, but you cannot do more than that। ये एक mundane से example है। So our fundamental moral imperative
is to strive toward a sort of godhood. अब ये उनकी फंडामेंटल चीज़ है। वो क्या कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल गोल क्या है कि हम इन अ सेंस गॉडहुड तक पहुंच जाएं, खुदाई तक पहुंच जाएं, इन अ सेंस हम खुदा बन जाएं, ठीक है। Where this imperative includes our fundamental epistemic imperative to strive toward a godlike stage of knowledge. तो अब क्या है, ये कैसे हम बन जाएंगे, जब हमारे पास godlike knowledge आ जाएगी, ठीक है। A post-human may just be a human. अब post-human क्या है, ठीक है, कि a post-human may just be a human that is so enhanced, perhaps shedding all of its original biology, that it becomes unclear what meaning there is in calling it human, ठीक है। तो पोस्ट ह्यूमन क्या है, पोस्ट ह्यूमन एक इंसान ले लें, ठीक है, एक इंसान है, उसके दोनों हाथ काट लें, उसे मशीन से रिप्लेस कर लें, उसके दोनों पैर भी काट लें, उसे भी मशीन से रिप्लेस कर लें, जो मैं उसका नाम भूल गया, जो वो प्लास्टिक और या फिर मशीन से जो वो करवाती हैं, ठीक है, तो प्रोस्थेटिक लिम्स, यस प्रोस्थेटिक लिम्स उसे लगवा लें, ठीक है। फिर उसका ब्रेन जो है उसमें आप इन अ सेंस जो है वो ब्रेन को रिमूव करके कंप्यूटर लगा लें, ठीक है, जिसमें उसकी सारी मेमोरीज होती हैं, उसकी बॉडी भी रिमूव कर ले, वो उसे मशीन से तब्दील कर ले। तो अब क्या हो गया, आपने इंसान को इतना चेंज कर लिया कि वो अब इंसान कहलाने के लायक ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब आप उसे इंसान नहीं कहला सकते, ऑल्दो वो पहले ऐसा था, लेकिन अब उसे आप इंसान है, आप उसे नहीं कहला सकते। सो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को पोस्ट ह्यूमन। वो ह्यूमन था, अब पोस्ट ह्यूमन है, ह्यूमन के बाद जो लेवल आता है अब वो उस लेवल पर पहुंच गया है। जिस तरह के अगर मैं डार्विनिज्म से एग्जांपल दूँ तो हमारे पास क्या है, एप्स हैं, हमारे पास चिंपैंजीज हैं, ठीक है। तो चिंपैंजीज है और उसके बाद लेवल क्या है, डार्विनिज्म में लेवल क्या है, ह्यूमंस का। तो जिस तरह चिंपैंजीज और ह्यूमंस में डिफरेंस है, उस तरह फिर होगा ह्यूमंस में और पोस्ट ह्यूमंस में। वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उनकी जो लेवल है, उनकी मोरालिटी, उनकी कॉग्निटिव फैकल्टीज़, उनकी जो आप कहें कि उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो बिल्कुल हमसे डिफरेंट होगी। तो वो क्या है, पोस्ट ह्यूमन। इंसान को इस तरह बदल देना कि वो इंसान कहलाने के लायक ही ना बचें, उसमें इंसानियत का मादा ही बाकी ना रहे, ठीक है, वो है पोस्ट ह्यूमन। Humans at present do not enjoy the best of all possible states of existence. ये अब उनकी अलग थीसिस है। देखिए उनकी थीसिस यही है कि हमने इम्प्रूव करना है इंसान को, किस लेवल तक, इस लेवल तक कि वो इंसान रहे ही ना, वो इन अ सेंस गॉड बन जाएं। ये उनकी डिफरेंट आर्गूमेंट्स हैं उसी सेम पॉइंट तक पहुंचने के। ये आर्गूमेंट क्या कहती हैं, बेसिक आइडिया ये है कि इंसान जो है करंटली बेस्ट सिचुएशन में नहीं है। बेस्ट सिचुएशन में ना होने का मतलब ये है कि मैं हूँ, मुझे बीमारी भी लगती है, मुझे डिप्रेशन भी लग सकती है, मुझे खाने की भी ज़रूरत होती है, मुझे पैसों की भी ज़रूरत होती है, मुझे काफ़ी सारी नीड्स हैं, हमारी काफ़ी सारी नीड्स हैं, सोने की भी लिमिटेशंस हैं हम पर, ठीक है। तो ये सब बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन तो ये होगी कि हम पे कोई भी लिमिटेशन सादर ना हो, ठीक है, ना खाने की फ़िक्र हो, ना पीने की फ़िक्र हो, ना ऑक्सीजन की हो, ना इंसान की हो। ये क्या होगा, एक बेस्ट पॉसिबल स्टेट होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रांसह्यूमनिज्म। तो इसलिए हमें इंसान को चेंज करना चाहिए। थस द ह्यूमन कंडीशन इज क्वेश्चनड एंड इट इज़ नो लॉन्गर सैक्रोसैंक्ट as some essentialists have defended on the basis of their optimistic vision of future technology. They want to free human beings from their biological chains including death. Digital immortality की जो हमने बात की थी, ठीक है। तो digital immortality क्या है, John Harris says most people fear death and the prospect of personal extended lifespan is likely to be welcomed. तो यही आइडिया है कि nobody wants to die and everybody naturally desires to live forever. अपने पोस्ट्रम की आर्गुमेंट है फॉर इमोर्टैलिटी। वो क्या कहता है, ठीक है, वो कहता है कि प्रेमिस 1 क्या है, पीपल नॉर्मली अप्रिशिएट बीइंग अलाइव। ये उसकी वो अब आर्गुमेंट को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। वो क्या कहता है कि नॉर्मली इंसानों को मतलब नॉर्मली इंसान क्या कहते हैं, वो बेहतर फील करते हैं कि हम जिंदा हैं, यानी एवरीबडी इज़ हैप्पी दैट दे आर अलाइव, यू नो, नोबडी वांट्स टू डाई फॉर नो रीज़न। अब दूसरी बात क्या है, अकॉर्डिंगली दे नॉर्मली डिज़ायर नॉट टू डाई। तो अब इस बात है, जब वो लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं तो वो डेथ को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते। तो इसे फिर तीसरी बात क्या है, दे ऑल्सो हैव एन इम्प्लिसिट डिज़ायर टू हैव देयर लाइव्स एक्सपेंडेड, ठीक है, इनडेफिनेटली। तो एक्सटेंडेड, सॉरी। तो उनकी जो लाइफ है वो
एक्सटेंड होना वो अपनी लाइफ को एक्सटेंड करना चाहती हैं, उनमें एक इम्प्लिसिट ख्वाहिश है कि काश वो हमेशा रह सकते हैं, उन्हें कभी मरना ना पड़ता, ठीक है। तो उससे क्या सोल्यूशन निकलता है? थस दे नॉर्मली डिज़ायर टू लिव पोटेंशियली फॉर एवर। इसलिए ये कंक्लूजन हमारे पास निकलती है कि ह्यूमंस क्या चाहते हैं? इन्फिनिटली रहना चाहते हैं, वो कभी भी मरना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या है? निक बोस्ट्रम की आर्गूमेंट है फॉर इमोर्टैलिटी। सिंपल बात है, ह्यूमंस नेचुरली लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं, लाइफ को हर कोई प्रिफर करता है ओवर डेथ, ठीक है। दूसरी बात क्या है? डेथ जो है वो नॉर्मली लोग प्रिफर नहीं करते। तीसरी बात क्या है? इसलिए इंसान क्या चाहते हैं कि काश हमारी लाइफ इन्फिनिटली एक्सटेंडेड होती। इससे हमारे पास कंक्लूजन निकलता है फोर्थ के ह्यूमंस क्या चाहते हैं? हमेशा रहना चाहते हैं। अगर चाहते हैं वो, तो क्यों ना हम इस तरह की चेंजेस करें कि वो हमेशा जिंदा रहें। निक बोस्ट्रम की आर्ग्यूमेंट फॉर इमॉर्टैलिटी। और इसकी 3-4 बेनिफिट्स उसने लिस्ट किए कि वी कैन क्रिएट मल्टीपल एवटार्स ऑफ देम टू अकम्प्लिश गोल्स। तो मतलब सादा सी एग्जांपल है, अगर आपने इंसान को मशीन में कन्वर्ट कर लिया, जैसे आजकल फेसबुक का मेटावर्स है, ठीक है, जो एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड व्यू, बाकायदा एक यूनिवर्स आपको देता है, जैसे माइनक्राफ्ट में होता है ना, आप खेलते हैं, तो उस तरह से मेटावर्स में आपकी प्रोफाइल में आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। आप जिन चीज़ों से इंटरेक्शन करते हैं, आप जहाँ जाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिस्ट होती है, इनकोड होती है, ठीक है। तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल फेसबुक अकाउंट्स हो सकते हैं, उसी तरह आप अपने आप को कॉपी कर सकते हैं, अपने आप को आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि अब आप तो इंसान नहीं रहे ना, अब तो आप कंप्यूटर बन चुके हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम बन चुके हैं। तो आप अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं और हर एक कॉपी को अलग अलग काम पे लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से वी कैन एंजॉय अनइमेजिनेबल प्लेजर्स फॉर ऑल सेंसेस। तो ये तो सादा सी बात है, और इंशाल्लाह हम कभी हीडोनिज्म पे बात करेंगे कि जो इमोर्टैलिटी की बात है वो यहाँ पर भी लिंक हो जाती है कि हम क्या चाहते हैं? वी वांट टू एंजॉय आवर सेंसेस इन्फिनिटली। हमें प्लेजर फील करने का, एक्सपीरियंस करने का हर मौका फराहम होगा, ठीक है। एंड फाइनली सेव इन एमरजेंसी कॉपी ऑफ देयर प्रोफाइल्स। तो ऑब्वियसली डेथ तो है नहीं, तो ये एक पॉसिबल मेथड है कि हम अपनी ओरिजिनल कॉपी को कहीं सेव कर लें और अपनी कॉपीज़ निकाल कर उन्हें दुनिया में छोड़ दें। तो अगर वो कॉपीज़ किसी तरीके से करप्ट हो जाए या ख़राब भी हो जाए, तो हमारी जो ओरिजिनल कॉपी है वो सेव रहेगी। इन अदर वर्ड्स, वी विल बी डिजिटली अलाइव फॉर एवर, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप फॉर एग्जांपल अपनी थीसिस लिखते हैं, वो आपकी ओरिजिनल फाइल है, फिर आप उसकी कॉपी निकालते हैं, ठीक है। उस कॉपी में फिर आप अपनी चेंजेस करते हैं, लेकिन अगर वो कॉपी करप्ट हो जाए तो आप दोबारा ओरिजिनल फाइल की तरफ आ जाते हैं। That is how humans will be if they succeed in transforming them into computers। अब ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये होगा, ठीक है। तो डेविड चाल्मर्स जो हैं, ये एक फिलोसोफर ऑफ साइंस है और उसने कॉन्शियसनेस पे बहुत काम किया है, ठीक है। वो एक्सप्लेन करता है कि डिस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग, क्योंकि माइंड अपलोडिंग की 2 टाइप्स है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टिव है जो कि करंट सिचुएशन में अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग पे यहाँ पर बात की है। सो डिस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग इज़ एज फॉलोस। वो कैसे होगी? वन पॉसिबल फॉर्म इन्वॉल्व सीरियल सेक्शनिंग। तो अब सीरियल सेक्शनिंग क्या है? अब ये बेसिकली हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हम इंसान को कंप्यूटर बना सकते हैं, इंसान को किस तरह डिजिटल फॉर्म में हम ला सकते हैं। तो किस तरह होगी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सीरियल सेक्शनिंग। सीरियल सेक्शनिंग क्या है? इसमें ये होता है कि here one freezes the brain, proceeds to analyze the structure in each layer, one records the distribution of neurons, ठीक है। और फिर क्या होता है? वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन पे अपलोड हो जाती है। तो क्या होगा? इंसान का ब्रेन हम लेते हैं, ठीक है, हमने ब्रेन लिया, अब हम लेयर बाय लेयर ईच न्यूरॉन को हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं अलग न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन के पैटर्न्स में, न्यूरॉन के कनेक्शंस में, ठीक है। तो अब उस इंफॉर्मेशन को हम ग्रैब करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर क्या करते हैं? देन ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज लोडेड ऑन टू अ कंप्यूटर मॉडल दैट इंक्लूड्स एन एक्यूरेट सिमुलेशन ऑफ न्यूरल बिहेवियर एंड डायनामिक्स। और फिर हम इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक न्यूरल नेटवर्क पर या न्यूरल सिमुलेशन पर अपलोड करते हैं। न्यूरल सिमुलेशन से मतलब ये है कि एक इतना बड़ा कंप्यूटर हो जो बिल्कुल ब्रेन की तरह फंक्शन करता हो, इसलिए हम कहते हैं न्यूरल सिमुलेशन, ठीक है। न्यूरॉन्स की तरह वो काम करता है। फिर वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम उस पर अपलोड करते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? द रिजल्ट माइट बी एन एमुलेशन ऑफ द ओरिजिनल ब्रेन।
तो हमारे पास क्या आ गई, ब्रेन की एक इम्यूलेटरी कॉपी आ गई, ठीक है, एक इम्यूलेशन कॉपी आ गई, जो मतलब मेरे ब्रेन में क्या है वो सारा मैंने मशीन में डाल दिया। अब वो मशीन मेरे ब्रेन की तरह सोचती है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि एसेंशियली मैं वो कंप्यूटर बन गया, मेरा माइंड अब कंप्यूटर में चला गया, ठीक है। सो आई हैव बिकम अ डिजिटल ह्यूमन। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बस ख़त्म, बॉडी ख़त्म, बॉडी चली गई, मेरी सारी इन अ सेंस वो मेरी एसेंस किस में है, वो कंप्यूटर में चली गई, ठीक है। सो ये आइडिया है माइंड अपलोडिंग का, और फिर इससे डिजिटल इक्वालिटी भी आ जाएगी, ठीक है। डिजिटल इक्वालिटी इस तरह होगी कि फॉर एग्जांपल अब ना किसी को हाइट का मसला होगा, ना किसी को टेम्परेचर का मसला होगा, ना किसी को फेस कलर का की जो है वो फिक्र होगी, ठीक है। मतलब रेसिज्म ख़त्म हो जाएगी इन अ सेंस, ठीक है, रेसिज्म ख़त्म हो जाएगी, पावर्टी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फूड की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मनी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम डिजिटल इक्वालिटी पे बात करते हैं ना, यहाँ पर काफ़ी सारी इश्यूज आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिचुएशन ले लें, करंट सिचुएशन में आप देखें कि जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मूवीज़ देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो मूवीज़ को टोरेंट से डाउनलोड कर लेते हैं या यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, कुछ मूवीज़ अगर आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट मूवीज़ चाहिए अच्छी क्वालिटी में, तो आप क्या करते हैं, आप नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वो क्या है, वो आपको पैसों में मिलती है। इसी तरह आप ख़ुद को इमेजिन करें, इमेजिन यू और अ कंप्यूटर प्रोग्राम, आप कंप्यूटर प्रोग्राम हैं और आप जो हैं आपको एक्सेस चाहिए सारी बुक्स तक आपको कंप्यूटर चाहिए। तो आप याद रखें कि डिजिटल इक्वालिटी फिर भी आप अचीव नहीं कर सकते, इक्वालिटी कभी अचीव नहीं होगी, क्योंकि वो लोग जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया है, मतलब लोगों को कंप्यूटर बनाने का और फिर एक्सेस देने का, वो फिर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ों तक एक्सेस है, ठीक है। जिस तरह रियल वर्ल्ड में आपको हर चीज़ तक एक्सेस नहीं मिलती, आपने पेमेंट करनी पड़ती है, आपको मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, तब जब आप डिजिटल प्रोग्राम भी बन जाए तब भी आप पर लिमिटेशंस होगी डिफरेंट टाइप्स की, आपने शायद पेमेंट करनी होगी, शायद आपको कुछ काम करनी होगी, आफ्टर विच यू विल बी गिवन एक्सेस टू सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो ये इतना सिंपल नहीं है, और उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो मेंटेनेंस है, ठीक है, मेंटेनेंस वो कौन करेगा, आपकी जो मतलब प्रोग्राम की मेंटेनेंस है, तो अगर वो मेंटेनेंस वाला फॉर एग्जांपल इन अ सेंस इफ़ ही और शी रिफ्यूजेस, और इफ़ द पर्सन हु क्रिएटेड दिस इंटायर न्यूरल सिस्टम, अगर वो कहे कि आई वांट टू शट यू डाउन, तो व्हाट अबाउट दैट, अगर वो कहे कि आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनी मोर, तो फिर क्या, क्योंकि सारी पावर तो उसके पास है। अच्छा, तीसरी एग्जांपल, व्हाट इफ़ द पर्सन इन पावर डिस्ट्रॉयज योर ओरिजिनल कॉपी, फिर क्या। सो ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फ्यू रफ एग्जांपल्स के किस तरह से आप टोटल इक्वालिटी को अचीव कभी नहीं कर सकते, इवन अगर आप डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्राम भी बन जाएं तब भी, ठीक है। अच्छा, अब आती है द प्रॉब्लम ऑफ हार्ट कॉन्शियसनेस, ये इसको समझें, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना कि हम माइंड को क्या करेंगे, एक कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो व्हेन डेविड चाल्मर आर्ग्यूज दैट देयर आर टू की इश्यूज इन द डिस्ट्रक्टिव माइंड अपलोडिंग, तो जब हम माइंड को अपलोड करने की बात करते हैं वहाँ पर दो इश्यूज आते हैं, ठीक है। पहला है द हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस और दूसरा है द आइडेंटिटी प्रॉब्लम। अच्छा, तो यहाँ पर देयर आर दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। विल एन अपलोडेड वर्जन ऑफ मी बी कॉन्शियस, अगर मैं अपनी ब्रेन से सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में डाल दूँ, तो क्या जो इन्फॉर्मेशन मैं कंप्यूटर में डालूँगा क्या वो कॉन्शियस होगी या नहीं, या कॉन्शियस नहीं होगी, ठीक है। कॉन्शियस से मतलब है कि जिस तरह इंसान सोचते हैं, क्या वो वैसे ही सोचेगा या फिर उसका कोई और तरीका होगा, उसकी नेचर कोई डिफरेंट होगी। दूसरी बात यह है कि विल आई अपॉन अपलोडिंग माई सेल्फ स्टिल बी मी, ये भी क्वेश्चन है ना कि आपने अपने माइंड को अपलोड कर लिया कंप्यूटर पर, लेकिन आपको कैसे बताएं कि जो कंप्यूटर पर है वो मैं ही हूँ या उसमें कोई चेंजेस हुई हैं। What if the information you uploaded onto a computer is completely different from you as a person, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये हार्ट कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, दूसरा जो है वो रिलेटेड है आइडेंटिटी प्रॉब्लम से। सो द ट्रांसह्यूमनिस्ट assume that the mind is analogous to a software, ठीक है। तो जो मेरा लेक्चर था इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में, वो आप देखें, ठीक है, लिंक यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा। तो उसमें जो कंप्यूटेशनल थ्योरी ऑफ माइंड है उसे आप पढ़ें, तो उसमें बेसिकली माइंड को कंप्यूटर की तरह कंसेप्शलाइज किया जाता है कि माइंड जो है ये बेसिकली मतलब ब्रेन ये किस तरह काम करता है, कंप्यूटर की तरह, इसलिए ये दोनों सेम हैं।
ब्रेन जो है ये सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करता है, इसलिए कंप्यूटर में और ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी ब्रेन में कोई कॉन्शियसनेस, माइंड, कोई मेटाफिजिकल, कोई बियॉन्ड द मटेरियल आइडिया ब्रेन में कोई नहीं है। बस ब्रेन है, और जिस तरह कंप्यूटर काम करता है उसी तरह ब्रेन काम करता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, डिफरेंस ये है कि ब्रेन एक हाई लेवल पे काम करता है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है, और कंप्यूटर जो है वो लिमिटेड है। तो जब हम बात करते हैं कि माइंड जो है हम कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस सिचुएशन में हम कंप्यूटेशनल थ्योरी ऑफ माइंड को लेते हैं। ठीक है, वो लेक्चर आप देखें, आपको समझ आ जाएगा। सो एन इंफॉर्मेशन पैटर्न दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट हार्डवेयर एंड फंक्शन करेक्टली। ये आइडिया है कि क्योंकि ब्रेन और सॉफ्टवेयर में कोई डिफरेंस नहीं है इतना, इसलिए ब्रेन की इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर पर इनकोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जिस तरह ब्रेन में काम करती है वैसे ही वो कंप्यूटर में काम करेगी। ठीक है, सो कॉन्शियसनेस वुड बी वन ऑफ दोज फंक्शंस। जिस तरह इंसान सोचता है तो कॉन्शियसनेस भी वो इंफॉर्मेशन की एक क्वालिटी होगी। ठीक है, such as the ability of my laptop to monitor its own functionality, to distinguish self from non-self by identifying computer viruses, and to understand voice commands. तो सिंपल मतलब ये है कि ब्रेन की कोई मेटाफिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, वो सिर्फ मटेरियल चीज़ है। अगर मटेरियल चीज़ है तो दोनों सॉफ्टवेयर और ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए माइंड को हम कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, इस हार्ड कॉन्शियसनेस में ना मैं आपको एक बात बता दूँ, ये प्रॉब्लम किस तरह है। देखिए, ये प्रॉब्लम इस तरह है ना कि इंसान जो है फॉर एग्जांपल अपने आप के बारे में सोच सकता है, लेकिन क्या अगर आप अपनी थिंकिंग को कंप्यूटर पर डाल दे तो क्या वो अपने आप के बारे में सोच पाएगा या नहीं। ठीक है, इस तरह कॉन्शियसनेस जो है ये खुद एक मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है इंसान का। ठीक है, ये इंसान का एक मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है, और ये थ्रू साइंस नहीं स्टडी हो सकता। ठीक है, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक मेटाफिजिकल चीज़ है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि फरिश्ते हैं, उन्हें आप इन अ सेंस साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते, तो इस तरह कॉन्शियसनेस जो है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ना आप कॉन्शियसनेस को देख सकते हैं, ना उसे मेजर कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रॉब्लम ऑफ हार्ड कॉन्शियसनेस तो ये इस तरह की ठोस इशू है मतलब एथीज़म में, कि इसे अब इसके लिए कोई जवाब भी नहीं है उनके पास। लाइक देयर इज़ नो आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ हार्ड कॉन्शियसनेस फॉर द एथियस्ट। ठीक है, और उसकी फिर काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं। मटेरियलिस्ट है, मटेरियलिस्ट रिडक्शनिस्ट है, पेनसाइकिस्ट है। वो इंशाल्लाह मैं कभी जो कॉन्शियसनेस पे लेक्चर होगा उसमें फिर मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि कॉन्शियसनेस को आप कभी भी कंप्यूटर पे नहीं डाल सकते, क्योंकि ये कोई मटेरियल चीज़ है ही नहीं। तो आप कैसे, फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसी है कि आप जिन को कंप्यूटर में डाल रहे हैं, ये कैसे होगा? जिन को आप कंप्यूटर में कैसे डालेंगे, और वो भी साइंटिफिकली कैसे आप जिन को डालेंगे? क्यों? उसे फिर आप मतलब इलेक्ट्रॉन के ज़रिए देखेंगे और फिर वो आप उसे पकड़ेंगे और उसे कीबोर्ड के अंदर डालेंगे, क्या करेंगे आप? ठीक है, सो कॉन्शियसनेस का जो इशू है वो ट्रांसह्यूमनिस्ट के लिए बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, अब आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो इफ़ आई कुड मेक कॉपीज ऑफ माई माइंड और ट्रांसफ़र इट टू अ सिलिकॉन डिवाइस, नथिंग वुड गारंटी दैट ही, शी और दैट इज़ माई सेल्फ। मैं अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी ब्रेन को एक सिलिकॉन डिवाइस मतलब कंप्यूटर बोर्ड जो है कंप्यूटर पर डाल दूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कंप्यूटर में जो चीज़ है क्या वो चीज़ मैं हूँ या वो कोई और चीज़ बन गई है। ठीक है, सो एगर जो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, shows this dilemma in relation to different possible scenarios after the uploading. In short, there are two possible consequences of uploading. The advocates of strong AI think that the computers we are uploaded into are capable of conscious thought. तो वो कहते हैं कि कंप्यूटर कॉन्शियस थिंकिंग कर सकती हैं, जो कि नहीं कर सकती। ठीक है, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो कॉन्शियस थिंकिंग कर सकती हैं क्योंकि वो एक मटीरियलिस्ट रिडक्शनिस्ट कंसेप्शन ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ कर रही हैं। ठीक है, वो मैं आपको लेक्चर में कभी समझाऊंगा कि कॉन्शियसनेस को समझने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन वो जिस तरीके से समझ रही हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस और ब्रेन में कोई फ़र्क नहीं है, बस ब्रेन है और यही है। ठीक है, माइंड और ब्रेन एक ही चीज़ है, माइंड जैसी चीज़ कोई है ही नहीं। ठीक है, बस माइंड एंड ब्रेन आर द सेम थिंग। इसलिए वो कह रहे हैं कि computers can be conscious, although they cannot be conscious ever. If Kurzweil is right, you will not only survive, but your powers of thought will be radically enhanced. तो आपकी powers enhance हो जाएगी. If the doubters are correct, then uploading is nothing more than a novel way to commit suicide. ठीक है, तो mind uploading की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर उन
का जो कंसेप्शन है कॉन्शियसनेस का, अगर वो गलत है तो माइंड अपलोड करने की मिसाल ऐसी होगी एज इफ़ यू आर कमिटिंग सुसाइड, ठीक है, यानी सुसाइड करने का एक न्यू तरीका होगा, एंड इट विल बी नथिंग मोर देन दैट, इट विल नॉट बी एनीथिंग एल्स। अच्छा, फिर रेमंड कुर्ज़वेल की जो आइडिया है काउंट डाउन टू सिंगुलैरिटी, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि द सिंगुलैरिटी refers to the point in time when all the advances in science and technology will cause unimaginable biological, cultural and social changes impossible to predict or understand beyond this point or beyond this event, ठीक है। तो सिंगुलैरिटी क्या है? सिंगुलैरिटी पॉइंट वो पॉइंट है बियॉन्ड विच ह्यूमंस इतना प्रोग्रेस कर लें, वो इस लेवल तक पहुंच जाए कि उसके बाद हमें पता भी ना होगा, ठीक है, कि क्या होने वाला है। यानी इंसान और इंसान की हालत इतनी बदल जाए कि उन्हें पता भी नहीं हो सकता कि अब फ्यूचर में और क्या होगा। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप जिक्र करते हैं, ठीक है, आप खाना खाते हैं। अब इमेजिन मैं आपको कंप्यूटर में कन्वर्ट कर लूँ, आप एक सॉफ्टवेयर बन जाएँ, तो अब आपकी कंसेप्शन में, आपकी इमेजिनेशन में ये बात नहीं आ सकती कि आप नमाज़ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। जस्ट सपोज फॉर अ मोमेंट कि आप प्रोग्राम बन गए हैं, तो फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे आप, और फिर जिक्र कैसे करेंगे? मतलब दिस इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन ना। अब चीज़ें इमेजिनेशन को भी क्रॉस करके चली गई। आप इमेजिन आप नहीं कर सकते कि फ्यूचर कैसे देखेगा। फ्यूचर कैसे देखेगा? इफ़ आई बिकम अ सॉफ्टवेयर, इफ़ आई बिकम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। मैं नमाज कैसे अदा करूँगा, मैं खाना कैसे खाऊँगा, वो तो खाना होगा नहीं, ठीक है। और फिर जो है मतलब मैं कुरान कैसे पढ़ूँगा, या फिर कुरान को समझूँगा कैसे, या मुझे अजर कैसे मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, इन द सिंगुलैरिटी देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स, ठीक है, और बिटवीन फिजिकल एंड द वर्चुअल वर्ल्ड। Raymond Kurzweil suggests that we think about the way in which technology has evolved over the past 100 years and project it into the future. वो कह रहा है कि 100 साल में हमने जितनी डेवलपमेंट की है उसे आप मल्टीप्लाई कर लें एक्सपोनेंशियली, कहीं ज़्यादा आप मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता चल जाएगा कि अगर हमने 100 साल में इतनी इम्प्रूवमेंट कर ली है तो अगले 100 साल में हम कितनी करेंगे, ठीक है। अच्छा, hence for the transhumanists the destruction of the biosphere will not be an obstacle to our survival. तो जो इकोलॉजिस्ट हैं और जो बायोस्फीयर के बारे में काफ़ी सीरियस हैं, तो ट्रांसह्यूमन्स कहते हैं कि जब इंसान ही ना रहे, इंसान जो है वो कोई और चीज़ बन जाए, तो फिर बायोस्फीयर की जो डिस्ट्रक्शन है, अगर इकोलॉजी, अगर अर्थ है, अगर वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए, अगर ओजोन लेवल भी ख़त्म हो जाए, लेयर, तो फिर भी इंसानों को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। For some transhumanists, while the body is simply jelly, our minds may be uploaded into a computer which is eternally functional and in this way achieve digital immortality, ठीक है। अब कुछ फाइनल थॉट्स पे बात करते हैं कि जब हम इटर्नैलिटी की बात करते हैं, इटर्नल लाइफ की बात करते हैं, तो उससे क्या साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव और मॉरल इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो मैरी शेली की एक नावल है, ठीक है, एक स्टोरी है कि उसका नाम है द मॉर्टल इमॉर्टल। उसमें ये होता है कि जो बंदा होता है ना, वो एक एलेक्सर पीता है, लाइक इन अ सेंस वो एक केमिकल पीता है थ्रू विच दैट पर्सन लिव्स फॉर एवर, उसे कभी मौत नहीं आती। लेकिन द थिंग इज़ कि जब उसे मौत नहीं आती ना, सो क्या होता है कि बेसिकली वो गिव अप कर जाता है लाइफ पे। वो चाहता है कि मैं अब मर जाऊँ, वो विश करता है, डिज़ायर रखता है कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि वो इमॉर्टल है, वो कभी मरता नहीं। लेकिन जब भी उसे कोई पसंद आता है या वो फैमिली बनाता है, ठीक है, या उसे किसी से प्यार होता है, तो ऑब्वियसली आफ्टर 100 ईयर्स वो जो है जवान होते हैं, वो फिर बूढ़े हो जाते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन वो ज़िंदा रहता है। तो वो उनकी मेमोरीज़ में इतने दर्द से गुजरता है कि वो नहीं चाहता कि मैं अब और रहूँ, ठीक है। वो नहीं चाहता कि वाई शुड आई कंटिन्यू टू लिव when I do not have any family, when I do not have any partners, when I do not have children or friends or you know anybody I can relate with, क्योंकि जिससे भी मैं ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करूँ, 100 साल बाद मैं तो जिंदा रहूँगा लेकिन वो मर जाएंगे। और फिर उस अज़ियत से गुजरना उसके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि he is searching for ways to end his or her life, ठीक है। इस तरह जो लूसीफर सीरीज़ अगर आपने देखी है, नेटफ्लिक्स सीरीज़, ठीक है, तो उसमें एक कैरेक्टर होता है केन जो है ये बेसिकली मतलब इस्लामी जो थियोलॉजी है उसमें काबिल की तरफ इशारा है। काबिल, ठीक है, एक हाबिल है, एक काबिल है। काबिल वो है जिसने हाबिल को कत्ल किया था, ये आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो अब केन जो है ये क्रिश्चियन
थियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो केन क्या है? केन बेसिकली क्रिश्चियन थियोलॉजी में वो कैरेक्टर है जो अपने भाई का कत्ल करता है और फिर उसकी सज़ा क्या होती है? उसकी सज़ा ये होती है कि अब उसे कभी मौत नहीं आएगी, बल्कि वो हमेशा के लिए इटर्नली कायनात में भटकता फिरता रहेगा। ठीक है, तो केन क्या करता है? वो एक बार लूसीफर के पास आता है, ठीक है, और वो उसके साथ बैठता है और वो उसे कहता है कि why do you want to die? Why don't you enjoy life? You know, just take some drinks and enjoy yourself. ठीक है, घूमो फिरो, ये करो वो करो। And do you know what Cain says in response? वो कहता है, you know, I have been to every corner of the world like 100 times. वो कहता है कि इस अर्थ पर कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पर मैं 100, 200, 3000, 4000 बार गया हूँ। ठीक है, मेरे लिए कोई चीज़ अब न्यू नहीं है। मैंने दुनिया में जितने भी आसाइशें हैं, जितने भी प्लेजर्स हैं, वो सारी की सारी मैंने एक्सपीरियंस कर ली हैं। अब हर चीज़ मुझे बोरिंग लगती है। एवरी सिंगल थिंग इज़ जस्ट बोरिंग। आई हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग। अब मुझे मज़ा नहीं आता। ठीक है, एंड आई फील सो बोर्ड दैट नाउ आई वांट टू डाई। तो वो क्या करता है? ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर अ वे टू किल हिमसेल्फ एंड फाइनली गेट रिड ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। सो दीज आर what we would call existential crisis. ठीक है, ये existential crisis है। being existing, these are some of the crises you have to go through. तो imagine कि अगर आप infinitely alive हो, so what do you think? Like you can go through the same kind of aziyat that you know Shelley's immortal and Lucifer's Cain went through. ठीक है, इस तरह से इट सीम्स दैट ट्रांसह्यूमनिज्म इज़ फंडामेंटली एट ऑड्स विद एंटानेटलिज्म। एंटानेटलिज्म की जो लेक्चर है वो मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगा इंशाल्लाह। तो ट्रांसह्यूमनिज्म बिल्कुल ऑड्स पर है, यानी क्रॉस रोड्स पर है, उसके ख़िलाफ़ है एंटानेटलिज्म के। ठीक है, क्योंकि ट्रांसह्यूमनिज्म प्रमोट्स इन्फिनिट लॉन्जेविटी एंड इवन इमोर्टैलिटी व्हाइल एंटानेटलिज्म आर्ग्यूज फॉर द एग्जैक्टली अपोजिट पोजिशन, जो क्या है? वॉलेंटरी एक्सटिंक्शन। एंटानेटलिज्म क्या कहता है कि हमें इंसानों को ख़त्म करना चाहिए। मारने की बात नहीं है, ख़त्म करना चाहिए। किस तरह? बच्चों को पैदा ही ना करो। लेकिन ट्रांसह्यूमनिस्ट क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं भाई ख़त्म करना, ये आप क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इंसानों को इम्प्रूव करो। एक इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि ख़त्म करो। सो इन अदर वर्ड्स क्या होगा? फॉर वन टू प्रोसीड देन इट मस्ट डिस्क्वालीफाई द अदर कंटेंडर। ये दोनों कंटेंडर्स हैं ना, कॉम्पिटिटर्स हैं, तो दोनों में से एक ही को ले सकते हैं। ठीक है, जो जीतेगा वही सिकंदर। इसकी ऐसी मिसाल है। ठीक है, ओनली वन मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो अब देखना है कि ट्रांसह्यूमनिस्ट जीतते हैं या एंटानेटलिस्ट जीतते हैं। और अगर हम थ्योरेटिकल फिलोसॉफिकल लेवल पे बात करें तो हम फिर दोनों के असम्पशंस को जज करते हैं। ठीक है, कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा सेंसिबल है। अगर आप एथीइस्ट हैं तो आपके लिए ये दो ऑप्शंस हैं, अगर मुसलमान हैं तो मुबारक हो आपको। ठीक है, आपको इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज दे आर बोथ एंटानेटलिज्म तो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव है। अलबत्ता ट्रांसह्यूमनिज्म की बात करूँ, सो देयर इज़ अ लेवल विच वी कैन स्ट्राइव फॉर, मतलब इन्हेंसमेंट की बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो जिसकी हाथ कट जाए तो हाथ लगाना, प्रोस्थेटिक लिम्स, उसकी इजाज़त है ना, लाइक यू कैन डू दैट, तो वो ठीक है। बट अब एक लेवल है कि उस तक पहुँचना या उससे ऊपर जाना, वो फिर क्या है? प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, और फाइनली teleologically trans and posthumanism does not give any eternal goal। तो जिस तरह की डार्विनिज्म थी, ठीक है, जिसमें अल्टीमेट पर्पस क्या था? बच्चे पैदा करना, सर्वाइवल करना, जीन्स बढ़ाना। तो ट्रांसह्यूमनिज्म में क्या है? बस इटर्नल लाइफ है, इटर्नली खुशी है, ठीक है, और इक्वालिटी है, बस यही है। लेकिन किस मकसद के लिए? नो मकसद, नो पर्पस, बस खुश रहना है भाई, बस हमें लाइफ जो है हमेशा ज़िंदा रहना है। ठीक है, सो इवन ट्रांसह्यूमनिज्म डज़ नॉट गिव अस एनी पर्पस इन लाइफ। हमें लाइफ की कोई मीनिंग, कोई पर्पस नहीं देता, बस खाली बातें हैं कि हमेशा ज़िंदा रहना है। किस लिए ज़िंदा रहना है? कोई वजह नहीं, बस क्योंकि ह्यूमन चाहते हैं इसलिए। भाई अगर कोई चाहता है कि मैं ना रहूँ, फिर लाइक जस्ट एज अ काउंटर फैक्चुअल आइडिया ना, व्हाट इफ़ समबडी वांट्स कि मैं ना रहूँ, फिर क्या? सो बेसिकली this is the end of today's lecture, and I hope that you learned something. If you have any questions, kindly ask me. ठीक है, do ask me, and I will try my best to answer your questions and help you learn more. Thank you very much. See you in the next lecture. Assalamu alaikum.